तो हमारी जो मास्टरमाइंड सीरीज है उसमें हमारा टारगेट अभी 2022 के पेपर को सॉल्व करना पहला टारगेट, ठीक है। तो उसमें जितने भी जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, उसको हम बेसिक सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी तक मैंने बेसिक 4 कॉन्सेप्ट करवा दिए हैं, अब 2 कॉन्सेप्ट हम और करवाएंगे यहाँ पे और 2 कॉन्सेप्ट के बाद और करवा देंगे इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसे करके 8 कॉन्सेप्ट बन जाएंगे और 8 कॉन्सेप्ट के बाद हो सकता है कि हम JEE एडवांस 2022 के पेपर सॉल्व करें और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा इन कॉन्सेप्ट याद करके, ठीक है। फिर हम बात करेंगे JEE एडवांस 2022 के पेपर 2 के बारे में और पेपर 2 के जितने भी कॉन्सेप्ट जो है वो पहले कवर कर लेंगे इस प्रकार, ठीक है। तो अभी हमारा जो टारगेट है वो है कॉन्सेप्ट 5 जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर्टीज़, यानी कि Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके कॉन्जुगेट के बारे में, मॉडुलस के बारे में, आर्ग्यूमेंट के बारे में, ठीक है। यहाँ से भी एडवांस क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे आते हैं तो हम समझने का प्रयास करते हैं। तो लेट्स गो फॉर दिस जर्नी। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जेड बार के बारे में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस डंडे को बेसिकली बार बोलते हैं, ठीक है, जेड बार, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेसिकली होता है कि आपको आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज करना होता है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो इसका जेड बार कितना होगा, ठीक है, जेड बार बोलते हैं, ठीक है। और जेड बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो उसमें आपको ओनली आयोटा को माइनस आयोटा चेंज करना पड़ेगा। तो एक्स तो एक्स रहेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा माइनस का आयोटा, वाई बन जाएगा, बस काम खत्म हो गया यहाँ पे। जैसे z इज इक्वल 2 प्लस 3 आयोटा, तो जेड बार कितना होगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगा 2 माइनस का 3 आयोटा, ठीक है। आपको ओनली आयोटा वाले टर्म का नेगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि जहाँ पे बात करें z इज इक्वल टू यहाँ पे, तो जेड बार कितना होगा बेसिक यहाँ पे, देखो ये बेसिकली 0 प्लस का 4 आयोटा हमें लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस का 4 आयोटा इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपको आयोटा को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। ये है z इज इक्वल टू 2 प्लस का 0 आयोटा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे जेड बार कितना होगा बेसिकली, तो वो हो जाएगा 2 और इसको नेगेटिव करना पड़ेगा आपको माइनस 0 आयोटा, तो इनडायरेक्टली 2 है, ये भी 2 ही रहेगा इस प्रकार, ठीक है। कुछ फर्क पड़ा ही नहीं यहाँ पे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मतलब इसका ज्योमेट्रिकली मतलब क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँगा z इज इक्वल 2 प्लस 3 आयोटा, ये पाया कहाँ जाए, ये पाया जाएगा आपके आर्गेन प्लेन के अंदर जहाँ पे रियल एक्सेस है और इमेजिनरी एक्सेस है, ठीक है। इसको हम रियल एक्सेस बोलते हैं। जैसे माना 2 यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है, और आपको 3 का यहाँ मिलेगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये 2,3 है यहाँ पे और ये बेसिकली आपकी z कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार, ठीक है। जेड बार क्या होगा, वो होगा 2 माइनस का 3 आयोटा, वो कहाँ मिलेगा भैया आपको, वो मिलेगा कहीं नीचे मिलेगा आपको। अगर हम उसको ध्यान दें यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे माइनस 3 मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ मिलेगा आपको जेड बार मिलेगा, तो वो हो जाएगा आपका 2 माइनस का 3 आयोटा। अगर आप ध्यान दें कि जेड बार का मतलब ये हुआ कि आपने उस जेड कॉम्प्लेक्स नंबर की मिरर इमेज ली है विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, ठीक है। आप देख पा रहे हैं बेसिकली आपने इसकी इमेज ले ली यहाँ पर, ठीक है। यह बेसिकली आपका एक मिरर था और इस मिरर के सापेक्ष आपने जेड की एक मिरर इमेज ले ली इस प्रकार, ठीक है। तो जेड बार का मतलब ये होता है कि मिरर इमेज ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू रियल एक्सेस, ठीक है। रियल एक्सेस के सापेक्ष आपने इसकी मिरर इमेज ले ली इस प्रकार, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है बेसिकली वो है मेरा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको बेसिकली मॉड ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल 2 प्लस का 3 आयोटा, तो मॉड ऑफ जेड का मतलब होता है बेसिकली अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस का 3 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो वापस बोलो यहाँ पे, अगर मान लो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई भी होगा ना, तो मॉड ऑफ जेड का मतलब बेसिकली यहाँ पे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 मिलेगा मुझे, यहाँ मिलेगा 3 मिलेगा, मतलब मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इस प्रकार मिल चुकी है यहाँ पे। मतलब ये लेंथ कितनी है 2 है और ये लेंथ कितनी है 3 है इस प्रकार, ठीक है। और ये नंबर डिग्री बना है इस प्रकार, ठीक है। तो मॉड जेड का मतलब होता है बेसिकली 0,0 से उस कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस, जिससे मॉड ऑफ जेड होता है, ठीक है। और इसका मान कितना है, वो आएगा 45 में से आएगा बेसिकली, वो कितना आएगा 2 स्क्वायर प्लस का 3 इसका इस प्रकार, ठीक है। तो बस इसको हम बेसिकली कह सकते हैं कि बेसिकली आपकी जो है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इस प्रकार, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओके। 0,0 से उस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की डिस्टेंस होती है मॉड ऑफ जेड होती है इस प्रकार, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि Z1 का जो मान है वो x1 y1 है, मतलब Z1 का जो मान है वो x1 प्लस आयोटा वाई, ठीक है। इसको जो है आपका रियल एक्सेस है बेसिक यहाँ पे और ये आपका इमेजिनरी एक्सेस होता है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे भी Z2 का मतलब होता है कि x2 प्लस का आयोटा y2 होता है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस निकालने, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस को हम इसलिए बोलते हैं Z2 माइनस का Z1 बोलते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मुझे Z2 माइनस Z1 का मान निकालना तो कितना आएगा, ठीक है। तो आएगा Z2 कितना बेसिकली यहाँ पे, तो वह x2 प्लस का आयोटा y2, फिर आएगा माइनस का Z1 कितना बेसिकली, तो x1 माइनस का आयोटा y1 इस प्रकार, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें यहाँ पे तो आप देख पाएंगे, यहाँ लिखा बेसिकली x2 लिखा हुआ है, माइनस का x1 लिखा हुआ है और प्लस यहाँ पे लिखा बेसिकली आयोटा लिखा बेसिक यहाँ पे,
y2 माइनस का y1 लिखा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखी हुई है जिसका मॉड निकालना, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो इसके अंदर एक बड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका जो मान है बेसिक वो है x2 माइनस x1 है बेसिकली, एंड प्लस का आयोटा यहाँ पे y2 माइनस का y1 है। और मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिकली मॉडुलस निकालना है, तो कितना आएगा, वो आएगा अंडर रूट कितना आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इनडायरेक्टली ये डिस्टेंस फार्मूला ही है आपका, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार Z1 Z2 दे रखा है तो आप सिंपली डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसका मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 निकाल सकते हो, ठीक है। अभी जो कुछ भी लिखा है इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब ये हो, जैसे मान लीजिए पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है, ये लिखा है जेड माइनस आयोटा का मॉड लिखा है, ठीक है। इसका मतलब इसी होता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स, एक तो जेड है और एक आयोटा है इस प्रकार, ठीक है। तो पहली कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बेसिक कौन सी है, तो वो तो आपकी जेड इस प्रकार, ठीक है। वो हो सकती है कि उसका जो मान है बेसिक वो एक्स प्लस का आयोटा वाई फॉर्म में कुछ ना कुछ हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 कौन सी है आपकी, वो है आयोटा। आयोटा मतलब क्या, मतलब होता है बेसिक 0 प्लस का आयोटा इस प्रकार की फॉर्म होती है, और इनके भी डिस्टेंस जो होती है उसको हम बेसिक जेड माइनस आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर पॉइंट 3 की तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जेड प्लस आयोटा लिखा है, ठीक है। ये ऐसे फॉर्मेट सही नहीं है, ठीक है। इसको आप बेसिकली जेड माइनस आयोटा लिखो तो आपका काम बनेगा इस प्रकार, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो कौन सी है, जेड है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेस वो कौन सी है आपकी, वो है आपकी माइनस का आयोटा इस प्रकार, ठीक है। तो जेड के बीच में और माइनस आयोटा के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जेड प्लस आयोटा इस प्रकार, ठीक है। बात करें यहाँ पे सिंपली आपको देख पा रहे हैं जेड माइनस का 2 प्लस आयोटा लिखा है यहाँ पे। तो पहले जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सी है, जेड है, और दूसरी कॉम्प्लेक्स में कौन सी है आपकी, वो है आपकी 2 प्लस का 3 आयोटा, और इनके भी डिस्टेंस जो है बेस इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। बात करें यहाँ पे तो पहले हम नेगेटिव कॉमन लिया यहाँ पे, तो मैं ले रहा हूँ जेड लिया मैंने, माइनस कॉमन लिया तो ये बनेगा 3 माइनस का 4 आइटम बनेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 1 कौन सी है, जेड है, और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 कौन सी है आपकी, तो वो है 3 माइनस का 4 आइटम, और इनके भी डिस्टेंस जो है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात करें मॉड ऑफ जेड की, तो इसको बेसिकली मैं जेड माइनस लिख सकता हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है वो तो कौन सी जेड है, और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 कौन सी वो आपकी है 0 इस प्रकार, ठीक है। और इनके भी डिस्टेंस जो है उसको मॉड ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। नंबर 3 है बेसिकली आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आर्ग्यूमेंट का मतलब बेसिकली ये होता है कि एंगल विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, ठीक है। मतलब आपका जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, वो आपकी रियल एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। मतलब जो एंगल स्टेप बना रहा है उसको हम बेसिकली आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो उसका मान थीटा आएगा, ठीक है। अच्छी बात है यहाँ पे। बट अगर मुझसे ये पूछे कि थीटा मान आएगा, ठीक है, कोई हो सकता है कुछ एंगल ऐसे मेजर कर ले, मतलब वो यहाँ से जाए और यहाँ से ऐसे मेजर कर लें, मतलब वो बोलेगा इसका जो एंगल होगा वो 2 पाई प्लस थीटा भी बोल सकता है, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। हो सकता है कि वो बेसिकली एक चक्कर और काट लें यहाँ पे, ठीक है, ऐसे घूम के पूरा बेसिकली एक और चक्कर काट लें यहाँ पे, तो हो सकता है कि वैसे वो 4 पाई प्लस थीटा भी बोल दे इस प्रकार, ठीक है। मतलब आर्ग्यूमेंट के जो मान है इस प्रकार वो अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपका सबसे स्मॉल आर्ग्यूमेंट जो होता है, ठीक है, स्मॉल आर्ग्यूमेंट जो होता है उसको हम बेसिकली बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। वैसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और ये आपके लिए पे जो इसकी रेंज होती है बेसिक वो होती है माइनस पाई से पाई होती है, और जहाँ आप देख पा रहे हैं माइनस पाई पे आप देख पा रहे हैं ओपन इंटरवल है, तो पाई पे क्लोज इंटरवल इस प्रकार, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की, तो बेसिक होता है माइनस का पाई से पाई की मध्य होता है, ठीक है। पहले मुझे बेसिकली मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर का पता होना चाहिए। मान लो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो एक्स प्लस का आयोटा वाई है, ठीक है। यहाँ बीच में नेगेटिव कुछ भी हो सकता है इस प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले जो काम है बेसिक मुझे अल्फा फाइंड करना पड़ेगा। अल्फा निकालूंगा, अल्फा का जो मान होता है बेसिक वो होता है tan इनवर्स आता है बेसिकली मॉड ऑफ वाई बट एक्स आता है, ठीक है। मतलब वाई नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपको वाई बाई एक्स है उसका पॉजिटिव लेना है इस प्रकार, ठीक है। तो आपको अल्फा का मान आ जाएगा। अब देखो अगर आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 यहाँ भी हो सकती है, आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 यहाँ भी हो सकती है, और आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 इस कॉरिडोर में या फिर यहाँ तक हो सकती है, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है तो कोई बात नहीं। देखो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है आपका रियल एक्सिस से लिया गया एंगल होता है इस प्रकार, ठीक है। और माइनस पाई के बीच में रखना पड़ेगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे तो आपका अल्फा बनेगा, ये वाला बनेगा। तो मैं बात करूँ यार आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 के बाद वो कितना आएगा, वो आपका आएगा सिंपल सा अल्फा आएगा, ठीक है। अल्फा हमने फाइंड कर लिया, आपका अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि अगर आप कोई भी एंगल जो है अगर आप बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो आप बेसिकली पॉजिटिव लेते हो, और अगर आप क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो आप उसको नेगेटिव लेते हो इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मैं अल्फा एंगल ले रहा हूँ तो आप सिंपल से बात है मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, तो इसका बेसिकली प्लस का अल्फा लिख रहा हूँ यहाँ पे। बात करें यार आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के बारे में, ठीक है, वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ पर है। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट जो होता है वो बेसिकली ये वाला आर्ग्यूमेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। अगर मुझे इसको फाइंड करना है, ठीक है, देखो पहली बात मैंने अल्फा फाइंड कर लिया, अल्फा होता है ये वाला एंगल होता है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मान कितना है, इसका मान है देखो यहाँ से मैं यहाँ तक या पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो मैंने पाई कवर कर लिया, ठीक है, पाई कवर कर लिया, और वापस देखो यहाँ से मैं पाई कवर कर चुका हूँ, और पाई से अल्फा पीछे जा रहा हूँ, मतलब माइनस का अल्फा, बस अल्फा फाइंड कर लो। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है सेकंड क्वांटिटी में तो इसका आंसर होगा पाई माइनस का अल्फा होगा। इसका याद कर लेना यहाँ पे।
देखो अल्फा फाइंड कर लो, अगर यहाँ पे तो अल्फा आएगा, यहाँ पे आएगा बेसिक पाई माइनस का अल्फा आएगा। और अगर मान लो थर्ड क्वांटिटी में, ठीक है, तो अब आप बेसिकली ऐसे मेजर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आप पाई से आगे आ जाओगे और आपका जो बेसिक इंटरवल है माइनस पाई से पाई के बीच में, तो अब आपको नीचे से मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो आपका Z3 यहाँ पर है, तो आपका जो आर्ग्यूमेंट है बेसिक वो ये होगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 के बारे में। अब देखो यहाँ पे बेसिकली आपने ये वाला एंगल अल्फा फाइंड कर लिया होगा इस प्रकार, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, तो मैंने बेसिकली माइनस का पाई एंगल कवर कर लिया, माइनस पाई एंगल कवर कर लिया, और यहाँ से वापस अल्फा नीचे आ रहा हूँ, ठीक है, तो बेसिकली प्लस का अल्फा बनेगा। तो मेरा आर्ग्यूमेंट जो थी मुझे यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। बात करें आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 के बारे में, तो सिंपल एंगल ये वाला एंगल होगा बेसिक यहाँ पे, और ये आपका जो है माइनस का पाई प्लस अल्फा हो गया। और ये आप नीचे एंगल आ रहे हो, तो आप इसे अल्फा एंगल नीचे मैनेज कर रहे हो यहाँ पे, तो बेसिक माइनस का अल्फा बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी बात है, यहाँ पे Z इज इक्वल टू मान लो x प्लस आई भाई आपको मिल जाए, अल्फा का मान निकालना बेसिक वो tan इनवर्स y बटा x आएगा। बेसिकली चेक करना है कि Z का जो मान कौन से कोऑर्डिनेट में है। अगर मान लो अगर यहाँ पर है तो इसका आंसर अल्फा आएगा। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे सिंपल सी बात है पाई माइनस अल्फा, यहाँ बात करूँ बेसिकली तो माइनस का पाई माइनस पाई प्लस अल्फा, और यहाँ माइनस का अल्फा, ठीक है। तो बस ऐसा आप आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल टू 1 माइनस रूट ऑफ 3 आएगा इस प्रकार, ठीक है। अल्फा का मान निकल वो कितना वो आएगा tan इनवर्स बटा y बटा x आएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ बनेगा बेसिक tan इनवर्स, तो मॉड ऑफ y का मान कितना है, y का मान है बेसिक रूट ऑफ 3 है बेसिक यहाँ पे, x का मान कितना है यहाँ पे 1 है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि अल्फा का जो मान हुआ कि tan इनवर्स रूट ऑफ 3 बन गया बेसिकली, और मतलब वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। अल्फा बनेगा बेसिक π/3 आएगा बेसिकली। तो आपके अल्फा का मान π/3 आ गया बेसिक। अब आप चेक करो कौन से कोऑर्डिनेट में बेसिकली, तो आप देख पा रहे हैं बेसिक में बात करें बेसिक 1 और यहाँ पे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि 1 कॉमा माइनस रूट यहाँ का बेसिक आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में बेसिकली। तो आपको पता है अल्फा होता है यहाँ पे, यहाँ होता है पाई माइनस अल्फा होता है, यहाँ पे होता है माइनस का पाई प्लस अल्फा होता है, और यहाँ पे होता है माइनस का अल्फा होता है, ठीक है। तो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कितना होगा, वो होगा माइनस का अल्फा होगा, माइनस का π/3 होगा इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसे आप आर्ग्यूमेंट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाली है -1 माइनस आएगा, अल्फा का मान आएगा tan इनवर्स y बटा x है, y का मान कितना है 1 है, x का मान कितना है 1 है, तो ये बनेगा tan इनवर्स 1 बनेगा, और ये बनता है π/4 बनता है, ठीक है। अल्फा मान कितना है π/4 आ गया बेसिकली। कौन से कोऑर्डिनेट में, तो आप देख पा रहे हैं -1 यहाँ पे, -1 यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे अल्फा होता है, यहाँ पाई माइनस का अल्फा होता है, या माइनस का पाई प्लस अल्फा होता है, या माइनस का अल्फा होता है। तो आपका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बनेगा वो बनेगा आपके बेसिकली माइनस का पाई प्लस अल्फा, अल्फा का मान कितना है π/4, तो माइनस का पाई प्लस का π/4 बनेगा, तो -4 पाई एंड बेसिकली -3 π/4 बन रहा है, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे। अगर मान लो ये Z इज इक्वल 2 है, ठीक है, इसका मतलब था Z इज इक्वल टू 2 प्लस का 0 एट होता है बेसिक, ये मान लो यहीं पर है, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2,0 के ऊपर है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि इसने रियल एक्सेस से कितना एंगल बनाया, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि इसने रियल एक्सेस से 0 एंगल बनाया, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कितना होगा, वो तो कितना होगा बेसिक 0 ही होगा बेसिक यहाँ पे। इसका मतलब अगर इस एक्सेस पे, ठीक है, कोई भी मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर 1,0 2,0 3,0 इस प्रकार, ठीक है, उन सब का आर्ग्यूमेंट 0 ही होता है, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर जो बेसिक यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि उसने रियल एक्सेस कितना एंगल बनाया, तो उसने एंगल बनाया पाई बनाया। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ कोई भी कॉम्प्लेक्स में, जैसे मान लो यहाँ पे कौन सी होती है, यहाँ मान लेते हैं आयोट होगी ना, यहाँ पे उसका मान कितना आएगा बेसिक π/2 आएगा इस प्रकार, ठीक है। अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स में जो यहाँ पे पाई जाती है इस प्रकार, ठीक है, तो मुझे तो आर्ग्यूमेंट ये वाला आर्ग्यूमेंट होगा, ये वाला, या फिर ये आर्ग्यूमेंट नीचे वाला आर्ग्यूमेंट होगा, ठीक है। तो मैंने कहा था जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट उसका जो इंटरवल होता है वो होता है माइनस का पाई से पाई होता है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल से आपको पाई को इंक्लूड करना है, माइनस पाई को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। मतलब नीचे से नहीं लिया, आपको ओनली ऊपर से लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर मान कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो यहाँ पे माइनस का 2 है, तो उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो कितना होगा बेसिकली आपके, तो वो आपके हो जाएगा बेसिक माइनस का मतलब सॉरी प्लस का पाई बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, यहाँ पे मान लेते हैं कि माइनस का आयोटा इस प्रकार, ठीक है, तो उसका जो आर्ग्यूमेंट वो यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो उसका आर्ग्यूमेंट आएगा बेसिक माइनस का π/2 आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, Z बराबर 2 लिखा है यहाँ पे, तो इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कितना होगा बेसिक यहाँ पे 2 है, यहाँ मिलेगा आपको मतलब 0 बनेगा, ठीक है। इसकी बात करें आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस का आयोटा की बात करें तो कितना आएगा, मैं यहाँ मिलेगा मुझे मतलब माइनस का π/2 मिलेगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 आयोटा की बात करें यहाँ पे, तो ये मुझे मिलेगा बेसिक यहाँ मिलेगा इस प्रकार, यहाँ मिलेगा, तो इसका आंसर आएगा π/2 आएगा। और बात करें आर्ग्यूमेंट ऑफ -3 की बात करें, ये मुझे मिलेगा यहाँ मिलेगा, और इसका आंसर आएगा बेसिक प्लस का पाई आएगा, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे। एक टॉपिक और है बेसिक, अब आपका लिस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, ये बहुत ही रेयर यूज होता है इसका, ठीक है, ये बहुत ही कम यूज में आता है, ठीक है। देखो इसका जो नाम है वो है लिस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से 2 पाई, ठीक है। 0 इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 0 पॉजिटिव नहीं है इस प्रकार। अब जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है इस प्रकार, ठीक है, यहाँ पर है, तो ये आपको अल्फा एंगल ये आपको मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको मान लो Z2 यहाँ मिल जाएगी इस प्रकार, ठीक है, तो आपका जो आर्ग्यूमेंट ये वाला एंगल होगा इस प्रकार, ठीक है। अगर Z3 यहाँ पे, ठीक है, तो इसके लिए आर्ग्यूमेंट होगा ये वाला आर्ग्यूमेंट होगा इस प्रकार, ठीक है। और मान लो कोई Z4 है, ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली
आपको ये वाला आर्ग्यूमेंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे नीचे से कुछ मेजर नहीं करना है। ठीक है, आपको पॉजिटिव एंगल मेजर करना है। ठीक है, अब अगर आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो जेड का जो मान 2,0 इस पर, ठीक है, तो मुझे बताइए इसका आर्गुमेंट कितना होगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड नहीं, मैं बोल रहा हूँ लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। ठीक है, आप सोचिए इसका आंसर 0 होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 0 इंक्लूड ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर का बेसिक 2 पाई होगा इस प्रकार। ठीक है, जिससे जो 2 पाई बनेगा। ठीक है, ये आपका आंसर गलत है यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर है तो कितना होगा बेसिकली π/2 होगा यहाँ पे, और यहाँ पर है तो यहाँ पे बनेगा पाई बनेगा, और अगर यहाँ पर है तो आपको यहाँ से पूरा कवर करना पड़ेगा, यहाँ पे बनेगा 3π/2 बनेगा इस प्रकार। ठीक है, तो बस ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे बहुत ही कम काम के, बट आए तो भी ध्यान रखना एक बार। ठीक है, हम लोगों ने बेसिकली कॉन्जुगेट के बारे में और बेसिकली मॉडुलस के बारे में और बेसिकली आपने आर्गुमेंट के बारे में पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे उनके प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के बारे में, तो आप देख पा रहे हैं कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार का मॉड इज इक्वल माइनस जेड का बार इज इक्वल टू माइनस जेड का मॉड इज इक्वल माइनस जेड के बार का मॉड, ये सब सेम में होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूँगी जेड बराबर मान लो कि 2 + 3 आयोटा इस प्रकार। ठीक है, तो यार जेड बार कितना होगा बेसिक वो होगा आपके 2 माइनस का 3 आयोटा होगा इस प्रकार। ठीक है, माइनस जेड कितना होगा तो वो होगा माइनस का 2 - 3 आयोटा होगा इस प्रकार। ठीक है, माइनस जेड का बार का मतलब होता है इसका बार करना आपको, तो माइनस का 2 + का 3 आयोटा। ठीक है, अरे यार अगर आयोटा नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर दो, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो इस प्रकार। ठीक है, तो इन सब का जो मॉड वो कितना है वो आपका आएगा बेसिक 2 का स्क्वायर एंड प्लस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब सबका मान क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, अब अगर मान लो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड1 जेड2 दोनों गुणा के अंदर और उनका मॉड लगा है, ठीक है, तो आप इनको अलग अलग कर सकते हो, मॉड जेड अलग कर लो और मॉड जेड2 अलग कर लो इस प्रकार। ठीक है, अगर दो कॉम्प्लेक्स में डिवाइड में हो तो भी आप इनका जो मॉड है अलग अलग कर सकते हो, मॉड जेड बटा मॉड जेड2 कर सकते हो। और अगर मान लो जेड की बार एन का मॉड लगा यहाँ पे, तो एन को आप बाहर निकाल दो। कैसे देखो, इसका मतलब क्या होता है वैसे जेड गुणा जेड गुणा जेड गुणा जेड गुणा ऐसे करते करते एन टाइम्स तक है इस प्रकार। ठीक है, अब मान लो ये वाली प्रॉपर्टी वाली, अगर मान लो बहुत से जेड गुणा में हो तो इसको बेसिकली मॉड ऑफ जेड इंटू मॉड ऑफ जेड इंटू मॉड ऑफ जेड ऐसे करते लिख सकता हूँ। और ये कितने टाइम्स, ये एन टाइम्स है, तो मॉड ऑफ जेड की पर एन बन जाएगा, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो प्रॉपर्टी वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेड बार के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में। कोई जेड बार इज इक्वल मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, जेड गुणा जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, मुझे ना ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत बेस्ट लगती है। ठीक है, अगर आपका जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर वो बेसिकली प्योरली रियल है, मतलब क्या, मतलब जेड का जो मान वो एक्स प्लस आइटा होना चाहिए, बट आपका वाई का मान 0 होना चाहिए, तभी तो ये प्योरली रियल होगा, मतलब जेड इज 0 ओनली एक्स ही होगा। ठीक है, अगर मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल प्रूफ करना है तो मैं बोलूँगा जेड इज इक्वल टू जेड बार होगा। ठीक है, देखो सिंपल सी बात, अगर जेड का मान लो कि अगर मान लो जेड का जो मान है वो एक्स प्लस का आयोटा वाई है, तो जेड बार कितना होगा वो आपका होगा एक्स माइनस का आयोटा वाई होगा। ठीक है, अगर जेड प्योरली रियल है तो कितना होगा जेड का मान वो होगा एक्स होगा, तो जेड बार का मान कितना होगा बेसिक वो भी कितना एक्स होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जेड इज इक्वल जेड बार मिल रहा है ना आपको, मतलब अगर जेड इज जेड बार है इसका मतलब आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है बेसिकली प्योरली रियल है। ठीक है, बात करें इफ़ जेड इज प्योरली इमेजनरी देन जेड इज इक्वल माइनस का जेड बार। ठीक है, तो अगर मान लो कि जेड का जो मान है, अगर मान लो कि एक्स प्लस का आयोटा वाई है इस प्रकार। ठीक है, अगर ये प्योरली इमेजनरी है तो इसका मतलब आपको एक्स को 0 होना पड़ेगा, तो आपके जेड का मान कितना है बेसिकली आयोटा इंटू वाई आ गया इस प्रकार। ठीक है, अब देखो यार अगर मुझे प्रूफ करना है इस प्रकार, मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगर ये प्योरली इमेजनरी है यहाँ पे। ठीक है, तो जेड मान कितना आएगा बेसिकली आयोटा गुणा वाई आएगा, जेड बार का मान कितना आएगा तो वो आएगा माइनस का आयोटा वाई आएगा। तो आप देख पा रहे हैं जेड का जो मान है बेसिकली माइनस ऑफ जेड बार के बराबर है। तो ये आप देख पा रहे हैं अगर ऐसी बात है तो आपका जेड जो होगा वो एक प्योरली इमेजनरी होगा। अब देखो आपको इसको ऐसे याद नहीं करना है। ठीक है, मैं बताऊँ कैसे याद करना है इसको। अगर कोई भी आपसे बोले कॉम्प्लेक्स नंबर है और मान लो कि वो प्योरली रियल है, ठीक है, इस प्रकार आपसे बोले कि प्योरली रियल है, ठीक है, अब वो कॉम्प्लेक्स में कुछ भी हो सकता है, वो मान लो एक डब्बा कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार। ठीक है, कोई बोले कि प्योरली क्या है रियल है इस प्रकार। ठीक है, इससे जब प्योरली रियल तो आपको बोलना है कि डब्बा जो है वो अपने डब्बे के बार के बराबर इस प्रकार। ठीक है, तो कोई बोले कि आपका डब्बा जो है वो प्योरली इमेजनरी है इस प्रकार। ठीक है, प्योरली इमेजनरी, तो आपको बोला डब्बा का जो मान है माइनस ऑफ डब्बे के बार के बराबर। ठीक है, डब्बे का मतलब ये है कि आपको हो सकता है कि जेड प्लस का डब्ल्यू प्लस का 2 आयोटा बट जेड माइनस का आयोटा ऐसे कोई फॉर्मेट दे सकता है इस प्रकार। ठीक है, कोई बोल देगा ये जो पूरा का जो पूरा है ना, ये पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योरली रियल है, इसका मतलब क्या, इस पूरे डब्बे को आपको इज इक्वल डब्बा बार के बारे में प्रूफ करना होगा, तब आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा इस प्रकार। ठीक है, बस खत्म प्रश्न।
कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है। अगर जेड वन जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और बीच में प्लस माइनस लगाए और ऊपर बार लगाए तो ये बार अलग अलग फिट हो जाता है इस प्रकार, ठीक है। गुणा में तो भी इसको आप अलग अलग कर सकते हो और भाग में तो भी आप इसको अलग अलग कर सकते हो इस प्रकार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप इसका बहुत तगड़ा यूज कर सकते हो इस प्रकार, ठीक है। जैसे बताओ मुझे, अगर मान लो मेरे पास जेड प्लस का डब्लू प्लस का आयोटा बट मान लो 2 प्लस का 3 आयोटा इस प्रकार पड़ा हो इस प्रकार, ठीक है। और मुझे इस पूरे के ऊपर बार लगाना, आप क्या करोगे, ठीक है। देखो सोचने वाली बात है। देखो पहली बात मैं सोचता हूँ कि क्या मानेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले बार का मान इस पर जाएगा, मतलब जेड प्लस का डब्लू प्लस का आयोटा इसके ऊपर बार जाएगा, फिर जाएगा इसके ऊपर बार जाएगा, 2 प्लस का 3 आयोटा के ऊपर बार जाएगा इस प्रकार, ठीक है। आप अलग अलग सोच रहे हो, फिर क्या होगा, ये बार सब में कट जाएगा, ठीक है। मतलब जेड बार आएगा प्लस डब्लू का बार आएगा प्लस का आयोटा का बार आएगा बट्टे कितना आएगा 2 का बार आएगा प्लस का 3 आयोटा का बार आएगा इस प्रकार, ठीक है। फिर आप और सोचोगे कि जेड बार तो जेड बार रहेगा इस प्रकार, ठीक है। डब्लू बार रहेगा यहाँ पे, आयोटा के ऊपर बार लगा इसका मतलब माइनस का आयोटा बन जाएगा यहाँ पे। 2 के ऊपर बार का मतलब ही नहीं, रियल नंबर है, कोई मतलब नहीं यहाँ पे। और प्लस नहीं है इससे बार मतलब माइनस का दिन है इस प्रकार, ठीक है। मतलब बार लगे हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। अब फालतू ये सब स्टेप छोड़ो, आप सीधा मान निकालो। सीधा मान कैसे निकालो, यहाँ पे देखो सिंपल बात है, इस पूरे बार को आप अलग अलग कॉम्प्लेक्स में फिट कर दो, ठीक है। बार यहाँ पे भेजो जेड बार आएगा, ठीक है। डब्लू भेजो आप डब्लू बार आएगा, आयोटा में भेजो बार को माइनस का आयोटा आएगा, 2 में भेजो 2 का 2 ही आएगा और यहाँ पे कहते हैं आयोटा भी इसे माइनस का आयोटा कर दो इस प्रकार, ठीक है। बस ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान, इतने स्टेप आपको खाने पड़ेंगे, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल डब्लू और जेड के कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार, ठीक है। तो आपको निकालना इन सब के अंदर बार को फिट करना है, ठीक है। कैसे फिट करो, यहाँ पे देखो पहले बार इसमें जाएगा डब्लू बार चला गया, फिर यहाँ माइनस का आएगा। अब देखो डब्लू बार के बार आएगा तो डब्लू बनेगा, जेड के बार आएगा तो जेड बार बनेगा, बट बार का 1 पे 1 का 1 रहेगा और जेड के ऊपर गया माइनस का जेड बार बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसे हम बार को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इस प्रकार, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉग की प्रॉपर्टी के सेम ही होती है। अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू लिखा है, इसका मतलब होता है बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस का आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू होता है इस प्रकार, ठीक है। अगर हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करें तो फॉर्मूला इतना काफ़ी है, बट अगर आप पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट की बात करते हो तो आप लास्ट में आप 2 के लिखा दो, ठीक है। अब के का जो मान है बेसिकली 1 2 कुछ भी हो सकता है इस प्रकार, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर होगा इस प्रकार, ठीक है। बात करें आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू की बात करें तो इसका मानेगा बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू का बेसिक यहाँ पे, और लास्ट में आप 2 के लगा सकते हो इस प्रकार, ठीक है। बात करें आर्ग्यूमेंट जेड एन के बाद तो यहाँ पे एन बार आ जाएगा तो एन गुणा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। प्लस का आप 2 के लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, ठीक है। देखो इसका जो मान वो होता है बेसिक माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है, ठीक है। कैसे होता है भाई, देखो यार आपने अगर हम बात करें यहाँ पे अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड कहाँ होती है, यहाँ पे होती है। और अगर मान लो इसका एंगल अल्फा इस प्रकार, ठीक है। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मान लो अल्फा इस प्रकार, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार कितना होगा बेसिकली, तो वो होगा बेसिक माइनस का अल्फा होगा ना, क्योंकि जेड बार का होता है यहाँ होता है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार कितना होगा, ठीक है, तो वो होगा बेसिक माइनस का आर्ग्यूमेंट जेड होगा इस प्रकार, ठीक है। आप प्लस 2 के लगा सकते हो इस प्रकार, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अभी आपसे कह रहा है कि लेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर भी ओमेगा का जो मान है वो कितना है 1 माइनस का रूट ऑफ 3 आयोटा है। इस प्रकार है कि लेट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर जेड भी सच दैट की मॉड ऑफ जेड डब्ल्यू का जो मान वो कितना है 1 दे रहेगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं मॉड ऑफ जेड मॉड डब्ल्यू इज इक्वल 1 लिख सकता हूँ यहाँ पे, डब्ल्यू ओमेगा एक ही बात है, ठीक है। तो मॉड जेड का मान कितना बेसिक 1 अपॉन ओमेगा का मॉड हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ओमेगा का मॉड कितना होता है भैया, तो वो होता है रूट ऑफ 1 प्लस का 3 होता है बेसिकली, मतलब 4 and 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो मॉड जेड का जो मान है वो बनेगा बेसिकली 1/2 बन जाएगा। तो और मॉड ऑफ ओमेगा का जो मान वो कितना बन गया बेसिक यहाँ पे 2 बन गया इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल π/2, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिखा हुआ है और इज इक्वल टू π/2 प्लस का आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो किसका आर्ग्यूमेंट आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। देखो आर्ग्यूमेंट तो मुझे पता ही नहीं है पहली बार, ठीक है। क्या आर्ग्यूमेंट ओमेगा, क्या मैं इसको देख के फाइंड कर सकता, मैं निकाल सकता हूँ बिल्कुल यहाँ पे। तो पहले मुझे आर्ग्यूमेंट ओमेगा निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जो ओमेगा का जो मान था वो था 1 माइनस का रूट ऑफ 3 आयोटा था बेसिकली। अगर मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा निकालना है तो पहले मुझे अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा होता है tan इनवर्स, यहाँ पे आएगा रूट ऑफ 3/1 आएगा, तो ये बनेगा tan इनवर्स रूट ऑफ 3 बन जाएगा बेसिकली अल्फा का मान। और अल्फा का जो मान है tan 60 डिग्री, ठीक है, मतलब π/3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो अल्फा का मान तो ये आ गया। अब कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर आप ध्यान से देख पाएंगे यहाँ पे कि ध्यान दीजिए 1 माइनस है बेसिकली, मतलब 1 और माइनस, मतलब यहाँ पे फोर्थ कॉर्नर होगा, यहाँ पे अल्फा होता है, यहाँ पाई माइनस अल्फा होता है, या माइनस का पाई प्लस अल्फा होता है, या माइनस का अल्फा होता है, ठीक है। तो आपका आर्ग्यूमेंट ओमेगा आएगा बेसिक माइनस का अल्फा आएगा, मतलब माइनस का π/3 आएगा इस प्रकार, ठीक है। वापस चलते हैं पीछे पे, जो आपका आर्ग्यूमेंट वो कितना बेसिक π/2 प्लस यहाँ पे जो इसका मान है वो बेसिक माइनस का π/3 इस प्रकार, ठीक है, माइनस का π/3 है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो कितना है वो आपका आएगा, देखो 3 पाई माइनस 2 पाई मतलब
मतलब π/6 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपको मिल चुका है और आपको कुछ भी सब कुछ मिल चुका है। अभी बोला द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस ओरिजिन जेड एंड डब्ल्यू इस प्रकार, ठीक है। तो इसको हम आगे चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब आपके पास इतना कोई डाटा अवेलेबल है यहाँ पे और आपसे बोला गया है कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जिसके जो वर्टिसेस है, ठीक है, वो बेसिक कौन कौन से, एक तो आपका ओरिजिन है बेसिकली, ठीक है, एक आपका जेड है और एक आपका डब्ल्यू है इस प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लोकेटेड करते हैं, ठीक है। लोकेट कैसे करें यहाँ पे, जैसे मान लो कि ओरिजिन क्या होता है, आपको ये वाला ओरिजिन होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर की तो उसका आर्ग्यूमेंट π/6 है, इसका मतलब जेड कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगी वो ओरिजिन से π/6 ऊपर होगी इस प्रकार, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरी जो कॉम्प्लेक्स में कौन सी है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो बेसिकली रियल अक्ष से बेसिक कितना एंगल ऊपर है, π/6 एंगल ऊपर है। और मॉड जेड भी मुझे पता है, ठीक है, मॉड जेड कितना होता है बेसिकली, वो उसकी लेंथ कितनी यहाँ पे, वो है 1/2 लेंथ इस प्रकार, ठीक है, 1/2 लेंथ है। बात करें डब्ल्यू की, ठीक है। अब देखो डब्ल्यू का जो आर्ग्यूमेंट कितना है, माइनस का π/3 है, इसका मतलब नीचे कहीं होगा इस प्रकार, ठीक है। तो नीचे इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ यहाँ पे तो कुछ ऐसे बनेगी यहाँ पे और ऐसे मानो डब्ल्यू बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आप कहोगे कि बेसिक आपका जो डब्ल्यू बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू का मान है माइनस का π/3, इसका मतलब π/3 एंगल नीचे होगा इस प्रकार, ठीक है। और बात करें यार मॉड डब्ल्यू की तो इसका जो मान है वो तो आपने निकाल लिया यहाँ पे 2 इस प्रकार, ठीक है। आपसे बोले कि ट्रायंगल एरिया निकालना है जिसके वर्टिस 0 है, जेड एंड डब्ल्यू, इसका मतलब यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा। तो इस ट्रायंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ट्रायंगुलर कुछ ऐसा बनने वाला है यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल बन चुका है। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, ठीक है, आपको ऐसा दिख जाएगा कि ये जो पूरा एंगल है इस प्रकार, वो एंगल कितना है बेसिकली π/6 प्लस का π/3 है, मतलब ये π/2 है, मतलब ये 90 डिग्री है। इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार गुणा हो जाता है। तो ये इसका आधार है, आधार कितना है 2 है, ऊँचाई कितनी इसकी 1/2 है। तो इसका एरिया आ जाएगा बेसिकली 1/2 आ जाएगा, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे। यहाँ पे आपसे बोला गया है कि इफ़ डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार जेड वन माइनस जेड इज़ अ प्योरली रियल नंबर, ठीक है। जहाँ पर डब्ल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा के फॉर्मेट में, जहाँ बीटा का जो मान 0 नहीं है और जेड का जो मान है 1 नहीं। अगर जेड का मान 1 हो गया, सपोज अगर जेड का मान 1 हो गया तो ये 0 बन जाएगा, मतलब 1 - 1 0, मतलब अनंत बन जाएगा। इसका मतलब पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे। तो जेड का मान 1 नहीं लेना है और बीटा का मान 0 नहीं लेना है। तो आपको निकालना है सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ जेड निकाल, ठीक है। देखो पहली बात सब कुछ छोड़ो, आपसे बोला क्या गया, आपसे बोला गया कि प्योरली रियल बोला है, मतलब ये जो डब्बा है ना, मतलब ये जो डब्बा है ना वो क्या बोला गया, प्योरली रियल है। अब डब्बा प्योरली रियल है मतलब डब्बा का जो मान डब्बे के बार के बराबर होगा। कुछ नहीं करना आपको, ओमेगा माइनस का ओमेगा बार जेड 1 माइनस जेड का जो मान है वो कितना है, वो आएगा ओमेगा माइनस का ओमेगा बार जेड बटे 1 माइनस जेड के पूरे बार के बराबर आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बनेगा आपके ओमेगा माइनस का ओमेगा बार जेड 1 माइनस का जेड इज इक्वल टू, यहाँ आएगा ओमेगा बार आएगा माइनस ओमेगा बार का बार ओमेगा जेड का बार जेड बार, फिर यहाँ पाएगा बेसिकली 1 का बार 1 माइनस जेड बार का जेड बार इस प्रकार, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बेसिक बनेगा आपके ओमेगा माइनस का ओमेगा बार जेड गुणा बनेगा 1 माइनस का जेड बार बन जाएगा यहाँ पे। यहाँ बनेगा ओमेगा बार माइनस का ओमेगा जेड बार गुणा 1 माइनस जेड बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बस इसका आपको सॉल्व करना है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक तो आपके ओमेगा माइनस का ओमेगा जेड बार बन रहा है, माइनस का ओमेगा बार जेड और प्लस का बन जाएगा बेसिकली ओमेगा बार बन रहा है यहाँ पे और जेड बार बन रहा है, ठीक है। तो उसको तो आप मॉड जेड का इसको लिख दो इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ बनेगा आपके ओमेगा बार माइनस का ओमेगा बार इंटू जेड बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ बनेगा माइनस का ओमेगा और जेड बार बनेगा और यहाँ बनेगा प्लस का ओमेगा जेड और जेड बार, मतलब मॉड ऑफ जेड का होल इसका बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। थोड़ा और ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ कट रहा होगा इस प्रकार, ठीक है। तो देखो पहली बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओमेगा है या ओमेगा बार है, ठीक है, ये नहीं कट रहा। ओमेगा जेड बार, ठीक है। तो ओमेगा जेड बार एंड ओमेगा जेड बार ये दोनों क्या सेम ही है, ठीक है। तो इनको हम बेसिकली कट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ से कट हो चुके हैं यहाँ पे। ओमेगा बार जेड है और ओमेगा बार जेड है इस प्रकार, ठीक है। तो ये भी यहाँ से खल्लास बच्चा क्या बेसिकली ओमेगा बार जेड स्क्वायर और ओमेगा नो जेड स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। देखो इसको मैं लिख रहा हूँ ओमेगा, ये जगह इधर जगह माइनस का ओमेगा बार बन जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ बनेगा ओमेगा बार मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस का ओमेगा मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल 0 बन जाएगा यहाँ पे। थोड़ा और दिमाग लगाओ, ओमेगा माइनस का ओमेगा बार प्लस का मॉड ऑफ जेड का इसका कॉमन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ बन जाएगा बेसिकली ओमेगा बार माइनस का ओमेगा इज इक्वल टू 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। दोनों में ये कॉमन आ रहा है बेसिकली। तो ओमेगा माइनस का ओमेगा बार कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ से यहाँ बचेगा बेसिक मॉड ऑफ जेड का इसका बन जाएगा बेसिक यहाँ पे। बट यहाँ से मैंने बेसिकली ये नेगेटिव से कॉमन है इस प्रकार, मतलब यहाँ पे नेगेटिव भी साथ में आएगा, ठीक है। और इज इक्वल 0 बन जाएगा यहाँ पे। थोड़ा और सोचें तो ओमेगा माइनस का ओमेगा बार लिखा हुआ है और 1 माइनस का मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर लिखा हुआ है इज इक्वल 0 लिखा, ठीक है। अब इसका आपको सॉल्व करना है।
अब हमें यहाँ पे ओमेगा माइनस का ओमेगा बार गुणा 1 माइनस का मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर ऐसा कुछ प्राप्त हो चुका है, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करने पर हमें ये मिल गया इस प्रकार, ठीक है। अब देखो या तो ये 0 होगा, यानी या तो ओमेगा का जो मान है ओमेगा बार हो जाएगा, या फिर मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर का जो मान है 1 आएगा इस प्रकार, ठीक है। अगर इसका मान ये वाला है, मतलब ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है अल्फा प्लस का आयोटा गुणा बीटा होता है, इज इक्वल टू ओमेगा बार, वो हो जाएगा अल्फा माइनस का आयोटा बीटा हो जाएगा। यहाँ पे दोनों सॉल्व करो, अल्फा से अल्फा गया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बेसिकली जो है 2 आयोटा बीटा का मान 0 आ रहा है, मतलब बीटा का मान 0 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। और आपसे बोला गया कि बीटा का मान 0 नहीं है, अगर बीटा का मान 0 नहीं है इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं होगा इस प्रकार, ठीक है। तो कौन सा बच गया, मॉड जेड स्क्वायर कितना बन गया, बेसिकली 1 बच गया। तो यहाँ पे मॉड जेड का मान कितना 1 आएगा, ठीक है। अब कुछ सोच रहे होंगे मॉड जेड का जो मान है प्लस माइनस होना चाहिए, अरे भैया ये मॉड ऑफ जेड मतलब हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसका मान 1 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मॉड 1 इसमें भी है और इसमें भी इस प्रकार, ये तो गलत है बेसिक आप करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा जेड इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, यानी ये इसको भी इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। और सही बात, अगर जेड का मान 1 बन गया तो ये बनेगा 0, 1/0 मतलब अनंत बन जाएगा, इसका मतलब ये ज़्यादा सही बोल रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है, मतलब ए सही है लेकिन पूरा सही नहीं है, ठीक है। ये जो डब्बा है ना बेसिकली, ये डब्बा क्या है, इज़ अ प्योरली इमेजनरी नंबर है इस प्रकार, ठीक है। मतलब डब्बा जो है वो क्या है, बेसिकली प्योरली इमेजनरी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि डब्बा जो होगा ना वो माइनस का डब्बे के बार के बराबर होगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब जेड माइनस का अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा का जो मान आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा माइनस ऑफ जेड माइनस अल्फा बट जेड प्लस अल्फा के बार के बराबर आएगा इस प्रकार, ठीक है। थोड़ा और दिमाग लगाएं यहाँ पे, तो ये बनेगा बेसिकली जेड माइनस का अल्फा बट जेड प्लस अल्फा इज इक्वल टू बनेगा माइनस आएगा यहाँ पे, और यहाँ अंदर बचेगा आप देखो मॉड ऑफ जेड बनेगा माइनस अल्फा एक रियल नंबर, ठीक है। तो अल्फा को बाहर लेने को मतलब ही नहीं बनता इस प्रकार, ठीक है। मॉड जेड बन जाएगा एन प्लस का यहाँ पे अल्फा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। थोड़ा और सोचें यहाँ पे, तो ये बनेगा जेड माइनस का अल्फा, यहाँ बनेगा मॉड ऑफ जेड प्लस का अल्फा बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ देखो यहाँ बन जाएगा बेसिक जेड प्लस का अल्फा, और यहाँ बेसिकली अल्फा माइनस जेड बार बन जाएगा, नेगेटिव मैंने अंदर कॉमन ले लिया। तो अभी आपसे कह रहा है कि जो मॉड ऑफ जेड का जो मान वो कितना है 2 है यहाँ पे, ठीक है। और आपको बेसिकली अंदर वैल्यू ऑफ अल्फा आपको निकालनी है इस प्रकार, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब इनको सॉल्व करें, जेड गुणा जेड बार बन रहा है इस प्रकार, जेड गुणा जेड बार बन रहा है, जेड गुणा अल्फा बन रहा है, जेड इंटू अल्फा बन रहा है, माइनस का अल्फा जेड पर बन रहा है बेसिकली, माइनस का अल्फा इसका बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ बनेगा बेसिकली जेड गुणा अल्फा, माइनस बन रहा है जेड जेड पर बन रहा है बेसिक यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा अल्फा स्क्वायर, और माइनस का बन रहा है अल्फा जेड पर बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। क्या कुछ कट रहा है यहाँ पे, तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पे देखो जेड अल्फा यहाँ पे और यहाँ पर भी जेड अल्फा, ये तो यहाँ से खलास हो गया बेसिकली। और अगर हम बात करें यहाँ पे माइनस का अल्फा जेड बार, ठीक है, माइनस का अल्फा ये भी आपसे खत्म हो गया इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, ये अलग अलग है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान दे दो जेड जेड बार कितना होता है, वो होता है मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ बच गया माइनस का अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या माइनस जेड जेड बार है, तो इसका मान माइनस ऑफ जेड का स्क्वायर बन जाएगा बेस यहाँ पे प्लस का अल्फा स्क्वायर बच गया इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे और सोचें यहाँ पे देखो ये इधर जाएगा बेसिकली, तो ये बनेगा 2 ऑफ मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे क्या अल्फा स्क्वायर है बेसिकली, तो ये उधर चलेगा, यहाँ बनेगा 2 अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से खत्म हो गया, तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल बन गया अल्फा स्क्वायर बन गया, मॉड ऑफ जेड का मान कितना है 2 है, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, इसके से गया अल्फा का मान कितना आ गया बेस यहाँ पे 2 आ गया, एंड खत्म प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है बेसिक आपके सर्कल टॉपिक से आ रहा है, जिसका नाम है बेसिकली कॉमन टेंजेंट ऑन द सर्कल। मतलब ये कि आपके पास 2 सर्कल होंगे और उन 2 सर्कल के ऊपर कितने कॉमन टेंजेंट खींच सकते हो, उनकी इक्वेशन क्या होगी, उनकी लेंथ कितनी होगी, वो सब हम फाइंड करने का प्रयास करेंगे। और पोजीशन ऑफ 2 सर्कल, ठीक है। लेकिन मेरे जो 2 सर्कल हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, मतलब क्या वो एक दूसरे से दूर दूर खड़े हैं, क्या वो आपस में टच कर रहे हैं, क्या फिर वो आपस में कट कर रहे हैं, या फिर वो इंटरनल टच कर रहे हैं, या फिर वो एक सर्कल में दूसरे सर्कल यहाँ पे फंसा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो होता है इनके सेंटर को फाइंड करना, ठीक है। आप C1 को फाइंड कर लो, C2 को फाइंड कर लो, और उनकी भी डिस्टेंस फाइंड कर लो इस प्रकार, ठीक है। C1 C2 भी डिस्टेंस फाइंड कर लो, उसके बाद R1 फाइंड कर लो एंड R2 फाइंड कर लो। और अगर आपने C1 C2 का मान R1 R2 का मान निकाल लिया है, तो इनको देख कर आप पता लगा पाओगे कि आपके सर्कल कैसे हैं, ऐसे सर्कल है, ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे सर्कल, ठीक है। तो चेक करते हैं यहाँ पे मेरे पास 2 सर्कल है यहाँ पे, इसका सेंटर है C1 है, सेंटर है C2 है, रेडियस कितनी है बेसिकली R1 रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी है R2 रेडियस प्रकार, ठीक है। तो अगर मैं C1 C2 के भी डिस्टेंस फाइंड कर लूँ, C1 C2 जिसका जो मान है बेसिक वो R1 प्लस R2 से भी ज़्यादा है, इसका मतलब 2 सर्कल जो है बेसिक आपस में कट नहीं करते, वो दूर दूर खड़े हैं इस प्रकार, ठीक है। तो ये सिंपल मैं आपको समझ में आ गया। बात करें कॉमन टेंजेंट की, तो कुछ ऐसी बननी चाहिए यहाँ पे, जैसे कि मान लो ये बन गई इस प्रकार, ठीक है। तो इसको और पे चले रहा हूँ यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो ये कॉमन टेंजेंट 1 बन जाएगी इस प्रकार, ठीक है। तो ये फर्स्ट बन जाएगी यहाँ पे। सेकंड की बात करूँ यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे यहाँ से कुछ ऐसे बन जाएगी, तो ये आपकी कॉमन टेंजेंट 2 है इस प्रकार, ठीक है। और 2 ऐसे बन गई, और ये कुछ ऐसे बन सकती है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ यहाँ से ले रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है,
तो ये कुछ ऐसे बनेगी। तो ये आपकी कॉमन टेंजेंट यहाँ पे तीसरी है इस प्रकार, ठीक है। ये थर्ड कॉमन टेंजेंट बन गई और एक बनेगी फोर्थ, ये बने कुछ ऐसे बननी चाहिए यहाँ पे, ये कुछ ऐसे बन जाएगी और इसको और चले रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं कि बेसिकली आपको 4 कॉमन टेंजेंट मिल रही है इस प्रकार, ठीक है। टेंजेंट 1 एंड टेंजेंट 2 इस प्रकार, ठीक है। इनको हम बेसिकली बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। दिस इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दिस इज अ DCT बन रही है इस प्रकार, ठीक है। और आपको को तिरछी भी दिख रही है इस प्रकार, ठीक है। तो इनको हम बेसिकली बोलते हैं टेंजेंट 3 एंड टेंजेंट 4। और ये जो होती है वो होती है बेसिकली आपके ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनती है इस प्रकार, ठीक है। इन्हें बेसिकली TCTs बोलते हैं इस प्रकार, ठीक है। पा रहे हैं अगर आपके जो सर्कल दूर दूर खड़े हैं इस प्रकार, ठीक है, तो उनकी जो कॉमन टेंजेंट जो होती है वो 4 होती है, ठीक है। कैसे? 2+2 के फॉर्म में, ठीक है। 2 कौन सी है? DCTs है और 2 कौन सी TCTs है इस प्रकार, ठीक है। खत्म प्रश्न। मेरे पास 2 सर्कल ऐसे हैं जिनका सेंटर C1 एंड C2 है और इनकी भी रेडियस कितनी है? R1 है और R2 है। अगर आप ध्यान दें तो आप देखो यार C1 C2 का जो मान वो R1 + R2 के बराबर है। इसका मतलब आपका मतलब ये हुआ कि आपके सर्कल जो आपस में टच करते हैं, ठीक है। अगर आपके सर्कल टच करते हैं तो कॉमन टेंजेंट कितनी बनेगी? वो बनेगी कुछ इस प्रकार बनेगी यहाँ पे। जैसे कि मान लो कि मेरी फर्स्ट ऐसे बन जाएगी इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपकी कॉमन टेंजेंट बन जाएगी यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट कॉमन टेंजेंट है। बात करें सेकंड की तो सेकंड कुछ ऐसे बनेगी यहाँ पे और ये कुछ इस प्रकार, यह आपकी कॉमन टेंजेंट 2 है इस प्रकार, ठीक है। और थर्ड की बात करें तो कुछ ऐसी बन जाएगी, ये आपके यहाँ से जाएगी इस प्रकार, ठीक है। दिस इज जो कॉमन टेंजेंट 3 बनेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास 3 कॉमन टेंजेंट यहाँ पे, जिसके नाम अगर मैं पुट करूँ यहाँ, यह आपकी कॉमन टेंजेंट T1 है, यह आपका T2 है, ये आपकी T3 है इस प्रकार, ठीक है। अब देखो T1 एंड T2 जो वो तो कौन सी आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इस प्रकार, ठीक है। और आपकी जो T3 है ना वो कौन सी आपकी, वो है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इस प्रकार, ठीक है। अब टोटली क्या होता है? 5 केस बनते हैं, ठीक है। आप इनको एक बार याद कर लो, ठीक है। जैसे आपके सर्कल दूर दूर खड़े हैं, ठीक है। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपकी रेडियस R1 है, ये आपकी रेडियस R2 है, ठीक है। यहाँ आप बोलते हो कि C1 C2 का जो मान है वो R1 + R2 से ज़्यादा है, ठीक है। अगर इसका मतलब ये होता है कि आपके सर्कल दूर दूर खड़े हैं इस प्रकार, ठीक है। अगर C1 C2 का जो मान है वो R1 + R2 के बराबर हो जाए इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये आपका C1 सेंटर, ये आपका C2 सेंटर इस प्रकार, ठीक है। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ठीक है। यहाँ पे ये मान बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्कल अंदर से टच कर रहे हैं तो बेसिकली C1 C2 का जो मान कितना आएगा? R1 - R2 के बराबर आएगा इस प्रकार, ठीक है। अब हो सकता है कि R2 का मान ज़्यादा हो तो इसका मान नेगेटिव हो जाए, तो इसका मैं मोड लगा दूं। मोड लगाने मतलब ये होता है कि इसका मान पॉजिटिव बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो ये जो थर्ड कंडीशन है वो बेसिकली सेकंड के और फोर्थ के बीच की कंडीशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे C1 है, ये C2 है, ये बनेगा R1 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। ये बनेगा आपके R2 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ आप देख पाएंगे C1 और C2 का जो मान है ना वो बेसिकली R1 + R2 से क्या कम है, यहाँ पे R1 + R2 से यहाँ पे क्या है? कम है, ठीक है। और C1 C2 का जो मान है बेसिकली वो इससे ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? अगर C1 C2 का जो मान है R1 - R2 बराबर हो गया, इसका मतलब ये सर्कल इसके अंदर चला जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो मान है बेसिकली वो बेसिकली R1 - R2 के मॉड से क्या बड़ा होगा। अगर इसका जो मान है वो इससे बड़ा होगा, इसका मतलब सर्कल जो होगा बेसिकली वो हमेशा इसको कट ही करेगा, ठीक है। अगर मान लो सपोज इसका जो मान है वो इसके बराबर हो गया तो ये सर्कल पूरा अंदर चला जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपको ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन इसको आपको याद रखना, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड है बेसिकली। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका सर्कल पूरा अंदर चला गया, ठीक है। यहाँ पे C2 का मान कितना आएगा बेसिकली वो R1 - R2 से आएगा, बहुत ज़्यादा छोटा आएगा इस प्रकार। इसी थर्ड को फोर्थ को एंड फिफ्थ को अलग से पढ़ने वाले यहाँ पे, तो चलते हैं आगे। ये आपकी थर्ड कंडीशन है बेसिकली, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम फोर्थ को पढ़ते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या बोलते हैं यहाँ पे? अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कि मेरे पास एक ये बेसिक सर्कल है बेसिक यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो सेंटर है वो कितना है? C1 सेंटर इस प्रकार, ठीक है। और इसका जो सेंटर वो कितना है? C2 सेंटर इस प्रकार, ठीक है। तो अगर बात करूँ C1 सेंटर बेसिकली तो रेडियस कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक होगी वो होती है R1 बनेगी इस प्रकार, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी बनेगी? वो बनेगी R2 बनेगी, ठीक है। यहाँ पे पूरे R1 का जो मान है वो कितना आ रहा है? वो बेसिकली आपके आ रहा है C1 C2 और C1 C2 आ रहा है एंड प्लस R2 बराबर है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि C1 C2 का मान कितना है? बेसिकली R1 - R2 आ रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कभी कभी R2 का मान ज़्यादा हो, R1 मान कम हो, यहाँ मॉड लगा देंगे इस प्रकार, ठीक है। तो अगर C1 और C2 का जो मान है अगर मॉड ऑफ R1 - R2 के बराबर है तो इसका मतलब दो सर्कल जो आपस में टच करते हैं बट अंदर से टच करते हैं, ठीक है। और अगर C1 C2 का जो मान है वो अगर मान लो R1 + R2 हो तो इसका मतलब टच तो करते हैं बट वो बाहर से टच करते हैं, ठीक है। तो बस। और यहाँ पर हम बात करें कॉमन टेंजेंट की, तो आप बहुत सिंपल सी बात है यार, आपको दिख रही होगी टेंजेंट कितनी, आपको सिंपली एक टेंजेंट यहाँ पे दिख रही होगी इस प्रकार, ठीक है। तो वो कुछ ऐसे बनने वाली है इस प्रकार, ठीक है। तो यह टेंजेंट बेसिक आपकी 1 कॉमन टेंजेंट इस प्रकार बनती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे आपके पास दो सेंटर है C1 है, C2 सेंटर इस प्रकार, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये जो यहाँ से यहाँ तो वो कितना
R1 बनेगा बेसिकली, और यहाँ से बनेगा R2 बनेगा, ठीक है। अब ध्यान दें यहाँ पे C1 C2 का जो मान है, ठीक है, तो R1 ये रहा और R2 ये रहा, ठीक है। मतलब R1 का मान और R2 का मान ज़्यादा है, ठीक है। R1 प्लस R2 से मान ज़्यादा है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं अगर C1 का जो मान है R1 प्लस R2 से छोटा हो, ठीक है, तो इसका मतलब तो सर्कल जो आपस में क्या करते हैं, कट करते हैं, ठीक है। बट मुझे इसका मान ज़्यादा करना पड़ेगा किसी R1 माइनस R2 से, ठीक है। अगर C1 C2 का जो मान है अगर वो मॉड ऑफ R माइनस R2 के बराबर हो गया तो सर्कल पूरा इसके अंदर चला जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल जो है मेरा बेसिकली वो थोड़ा सा बाहर रहे। अगर थोड़ा भी बाहर करना है ना मुझे, तो मुझे इसका जो मान है वो इसके मान थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो बस मेरी ये कंडीशन बनती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन बनती है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मेरे सर्कल कुछ ऐसे हैं तो मेरी कॉमन टेंजेंट कितनी बनेगी यहाँ पे, तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे कॉमन टेंजेंट कितनी बनती है यहाँ पे। तो पहले जो कॉमन टेंजेंट वो बन रही है, ये वाली बन रही है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी कॉमन टेंजेंट 1 है यहाँ पे, और इसका मैं और आगे ड्रॉ कर रहा हूँ इस प्रकार। और बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस प्रकार ये आपकी कॉमन टेंजेंट 2 बन रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं कि 2 कॉमन टेंजेंट आपको मिल रही है इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है, दिस इज 2 T1 है एंड T2 है बेसिकली। तो आपकी कितनी यहाँ पे 2 ही है, और दोनों कौन सी आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इस प्रकार, ठीक है। तो आगे इसका जो सेंटर है वो C1 है इस प्रकार, ठीक है, और इसका सेंटर मान लो कि C2 है इस प्रकार, ठीक है। और अगर इस पूरे को मिला दो इस प्रकार, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है वो तो कितना बन रहा है R1 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ से यहाँ C1 C2 है, और यहाँ से यहाँ कितना बेसिक R2 है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो R1 रेडियस का जो मान है वो बड़ा है किससे, C1 C2 से ही बड़ा है, और प्लस R2 को मिला तो भी बड़ा होगा, ठीक है। मतलब ये इतना ज़्यादा बड़ा है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि R1 माइनस R2 का मान कितना होगा बेसिकली C1 C2 से क्या होगा, बड़ा होगा। या फिर मैं कह सकता हूँ कि C1 C2 का जो मान है वो छोटा होगा, किससे होगा, R माइनस R2 के मॉड से, ठीक है। मतलब हो सकता है कि इसका मान नेगेटिव हो तो मॉड लगा इसको पॉजिटिव कर देंगे इस प्रकार, ठीक है। ये भी इसी का केस यहाँ पे, यहाँ मान लो कि C1 और C2 के सेंटर दोनों सेम ही होंगे इस प्रकार, ठीक है। तो C1 C2 मान कितना गया यहाँ पे 0 आ गया बेसिकली, और ये बनेगा R1 बनेगा, और ये बनेगा R2 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पाएंगे इस R1 में R2 का मान कितना आएगा बेसिकली, वो कुछ ना कुछ मान आएगा, ठीक है। मतलब वो हो सकता है कि बेसिकली ये पूरा 5 हो यहाँ पे, ये आपका 1 हो इस प्रकार, ठीक है, मतलब 4 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि C1 C2 का जो मान है बेसिकली वो बेसिकली R माइनस R2 के मॉड से क्या रहा है, छोटा रहा है। इसका मतलब ये वाला केस बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। करूँ यहाँ पे तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो है C1 C2 का जो मान है बेसिकली वो R1 प्लस R2 से ज़्यादा होता है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है C1 C2 का जो मान है बेसिकली वो R1 प्लस R2 से क्या होता है, बराबर होता है बेसिकली, क्योंकि बास टच कर रहा है, ठीक है। ये अंदर से टच कर रहे हैं, तो C1 C2 का जो मान है बेसिकली वो R1 माइनस R2 के मॉड के बराबर होगा इस प्रकार, ठीक है। अच्छा ये क्या, ये इसके बीच का केस बनता है, मतलब यहाँ पे C1 C2 का जो मान होगा वो बेसिकली छोटा होगा किससे, R1 प्लस R2 छोटा होगा बेसिकली, और बड़ा किससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, मतलब R1 माइनस R2 के मॉड से क्या होगा, बड़ा होगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं C1 C2 का जो मान है बेसिकली वो R1 माइनस R2 के मॉड से क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 कॉमन टेंजेंट है, यहाँ पे 3 कॉमन टेंजेंट है, यहाँ पे 2 कॉमन टेंजेंट, यहाँ 1 कॉमन, यहाँ पे 0 कॉमन टेंजेंट है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 तो कौन सी है डिस्टिटीज़ है, और 2 कौन सी है ट्रांसवर्स है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे 2 कौन सी है डिस्टिटीज़ है, और 1 कौन सी है ट्रांसवर्स है। यहाँ पे दोनों डीसीटीज़ है, यहाँ पर 1 कॉमन टेंजेंट है, तो डीसीटीज़ भी यही है, और यहाँ पर तो कोई कॉमन टेंजेंट बन ही नहीं सकती यहाँ पे। तो यहाँ पर आपसे बोल रहा है इफ़ द सर्कल C1, ये आपका C1 सर्कल है बेसिकली, तो ये कुछ ऐसा लिखा है, इसको आप तमीज़ से लिखो, ठीक है। देखो C1 की अगर बात करें यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये बेसिक माइनस का 16x है, ठीक है। मतलब मैं इसको बेसिक माइनस का 2 × 8 लिख सकता हूँ बेसिक यहाँ पे, और यहाँ पे 164, ठीक है। 64 यहाँ से उधार ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब 64 मैंने यहाँ पे ले लिया, और प्लस यहाँ मैंने वाई स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पे, वाई इसका माइनस का ये 20y है, इसको मैं 2 × 10y लिख रहा हूँ यहाँ पे, और 64 यहाँ से ले चुका हूँ, यहाँ बच गया 100 बच गया, ठीक है, 100 बच गया, तो 100 इज इक्वल टू 8 का बच गया इस प्रकार, ठीक है। अब ये जो बन रहा है, ये बन रहा है बेसिक x माइनस 8 का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, प्लस का ये आपके बन रहा है y माइनस 10 का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, इज इक्वल यहाँ पे r स्क्वायर बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। बात करें C2 की बात करें यहाँ पे, C2 तमीज़ से लिखा हुआ यहाँ पे x माइनस 4 का होल स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस का y माइनस का 7 का होल स्क्वायर है, इज इक्वल 30 इज इक्वल टू यहाँ पे 36 लिखा है, मतलब 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अगर कट कर रहे हैं तो इनके भी C1 C2 का जो मान होगा वो बेसिकली R1 प्लस R2 से होगा, छोटा होगा, और मॉड ऑफ R माइनस R2 से होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ पे इस कंडीशन को यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आपका सर्कल C1 है, सर्कल C2 है बेसिकली, और C1 का सेंटर कितना होगा बेसिकली, तो सिंपल आपको दिख रहा है 8,10 दिख रहा है। C2 कितना है बेसिकली, तो आपको दिख रहा होगा 4,7 दिख रहा होगा, ठीक है। C1 C2 कितना होगा बेसिकली, तो वो हो जाएगा बेसिकली आपके 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, मतलब 4 का होल स्क्वायर, प्लस का 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब 10 माइनस 7 मतलब 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब C1 C2 का जो मान वो कितना आ गया बेसिकली 5 आ गया इस प्रकार, ठीक है। R1 का जो मान वो कितना है, वो तो आपका R दे रखा, ठीक है, और R2 का जो मान है वो कितना बेसिक वो आपके 6 दे
जाएगा इस प्रकार, ठीक है। इसका मान कितना है 5, ग्रेटर देन कितना है R1+R2, मतलब R+6, ठीक है, R+6 दे रखा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि R-R2, ठीक है, मतलब बेसिकली R-6 का मॉड दिख रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान दें, ठीक है, ध्यान दिया, वैसे R है, R हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 6 में कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड होगा, मतलब 6 या 7, 8 कुछ ना कुछ बनेगा, ठीक है। और 6, 7, 8 हमेशा 5 से बड़ा होता है, इसको आप इग्नोर कर दो, ठीक है। तो क्या बन गया आपके R-6 का मान क्या बच गया, मॉड ऑफ 5 बच गया। तो इसको मैं पे R-6 का मान कितना आएगा, 5 और -5 के बीच में आएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे जो बेसिकली R का जो मान आएगा वो आएगा बेसिकली आपके +6 से जोड़ो, ठीक है, 6 - का 5 कर लो यहाँ पे, और 6 + 5 कर लो, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा आपके R का जो मान आएगा बेसिकली 6, 5 11, और यहाँ पे आएगा बेसिकली 1 आएगा, ठीक है, मतलब R का जो मान 1 से 11 के बीच में आएगा, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है बेसिक वो है मेरा लेंथ ऑफ डायरेक्ट एंड ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट, ठीक है। इस टेंजेंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, और इनको हम बेसिकली बोलते हैं टीसीटीज बोलते हैं इस प्रकार, ठीक है, मेरा ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लेंथ का मतलब क्या, अगर हम ध्यान से बात करें, इसको अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ पे दूँ इस प्रकार, ठीक है, ये रेडियस इस प्रकार, ठीक है, मतलब यहाँ से टेंजेंट है और ये यहाँ पर तक टेंजेंट इस प्रकार, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है ना, उसको हम बेसिकली बोलते हैं लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इस प्रकार, ठीक है। और बात करें यहाँ से परपेंडिकुलर, तो यहाँ से मैं इस प्रकार, ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, और एक परपेंडिकुलर मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ जा रही है, तो एक मैंने मान लो कि इसको यहाँ पे दिया इस प्रकार, ठीक है। तो ये जो लेंथ है इस प्रकार, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है ना, ये वाली, इसको हम बेसिकली बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट इस प्रकार, ठीक है। ये आपकी क्या है, लेंथ और ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट की है लेंथ है इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे इस लेंथ को और इस लेंथ का मान को फाइंड करना है, तो मान को फाइंड करते हैं, तो देखते हैं कितना आसान है ये वाला। तो फर्स्ट हम बात करते हैं लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ इस लेंथ की बात, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ये बेसिक परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे, ठीक है, ये 7 सर्कल यहाँ पे, और इसकी जो रेडियस वो कितनी है R1 है, और इसकी रेडियस कितनी है बेसिक R2 है इस प्रकार, ठीक है। तो और यहाँ पे अगर बात करें इस लेंथ को हम बेसिक L मान लेते हैं इस प्रकार, ठीक है, और ये आपका 7/2 है, और 7/2 को हम बेसिक D मान लेते हैं यहाँ पे, तो इसका जो मान डी बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, मतलब इस एल को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ अंदर, ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ इस प्रकार, ठीक है, इसके ऊपर, तो ये बेसिकली आप देख पा रहे हैं ये एल और एल आपस में सेम ही होंगे, इस कितना होगा एल होगा इस प्रकार, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार। मुझे पता है अगर ये R2 है तो ये भी कितना होगा, यहाँ से ये भी R2 ही होगा इस प्रकार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये आपका L है, ये भी L है, ये भी R2 है, ये भी R2, ये सब 90 डिग्री पर इस प्रकार, ठीक है। पूरी लेंथ कितनी है R1 है, और ये R2 है, ये कितनी बनेगी, ये बनेगी आपके R1 - का R2 बन जाएगी, और ठीक है, यहाँ पे एक D है, यहाँ पे L है, आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल बन रहा है बेसिकली, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है इस प्रकार, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं बेसिकली। इसको कितना है D² इज इक्वल टू, ये आपका आधार है कितना बेसिकली R1 - R2 का होल स्क्वायर बेसिकली यहाँ पे, और प्लस आपका कितना यहाँ पे, ये आपका L इसका इस प्रकार, ठीक है। तो आपको L का मान निकालना है, तो L का मान कितना आएगा बेसिकली, तो आएगा √of D² माइनस का R - R2 का होल स्क्वायर आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपकी लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ DCTs, ठीक है, लेंथ ऑफ DCTs कितनी आएगी बेसिकली, तो आएगी √of D² माइनस का R - R2 का होल स्क्वायर, इसका आपको याद करना है, ठीक है। तो सपोज आपका जो D का जो मान है वो इस R - R2 के बराबर हो जाए, ठीक है, कहने का मतलब ये कि 7/2 का जो मान है वो मॉड ऑफ R - R2 बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, अब हम देख पा रहे हैं लेंथ का मान कितना है 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या, मतलब आपके जो दो सर्कल बन रहे हैं, ठीक है, वो आपस में अंदर से टच कर रहे हैं। अगर अंदर से टच करें तो उनकी जो कॉमन टेंजेंट बनती है वो बेसिक एक पॉइंट पर टच करती है, मतलब पॉइंट की क्या होगी, लेंथ होगी, और एक पॉइंट की लेंथ कितनी होती है, वो 0 ही होती है। बात करते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं C1 है, इसको बेसिक मैं R1 मान रहा हूँ, इसको मैं R2 मान रहा हूँ, ये इसके परपेंडिकुलर, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ये 7/2 को मैं D मान रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। 7/2 कितना है बेसिक मेरा D है इस प्रकार, ठीक है। और लेंथ ऑफ DCTs कितनी आई थी उसका आप याद कर लो, ठीक है, वो आप क्या आई थी √of D² माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर यहाँ पे आई थी इस प्रकार, ठीक है। तो लेंथ ऑफ DCTs कितनी आएगी उसके बारे में बात करें यहाँ पे, तो देखो फॉर्मूला सेम ही आता है, लेकिन कैसे अलग होता है वो देखते हैं यहाँ पे। तो अब बात वही प्रॉपर्टी की बात करें यहाँ पे, मुझे ये D मिल गया, और ये जो मेरी लेंथ ऑफ DCTs है, ठीक है, इसको बेसिक मैं L मान रहा हूँ, ठीक है। मुझे इस L को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए बेसिकली मैं इस R1 को आगे खिसकाता हूँ, तो वो कुछ ऐसे खिसकेगा यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। और अब मैं इसको पहले शिफ्ट करूँ यहाँ पे, जैसे मान लो कि ऐसे शिफ्ट कर रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो L का जो मान वो सब यहाँ बन चुका है यहाँ पे, मतलब ये भी L है और ये भी कितना L है यहाँ पे, ये आपका R2, ये भी कितना बनेगा R2 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली परपेंडिकुलर इस प्रकार, ठीक है। तो अब आपको यहाँ बेसिक एक बहुत बड़ा ट्रायंगल आपको दिख रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के रूप में, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि D² का जो मान है वो कितना आएगा, वो आएगा बेसिकली R1 + R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 + R2 का होल स्क्वायर
एंड प्लस यहाँ पे एल स्क्वायर के बराबर आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो एल स्क्वायर का मान कितना आएगा बेसिक वो आपके √d² माइनस का r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बस इसका मान कितना आएगा d² माइनस का r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। पाने दोनों के फॉर्मूले सेम है, टी में क्या माइनस होता है और टी में क्या होता है प्लस होता है इस प्रकार, ठीक है। सपोज आपका डी का जो मान है वो इसके बराबर हो गया इस प्रकार, ठीक है। मतलब डी इसके मान डी इसके मतलब 0 बनेगा, मतलब लेंथ और टी कितनी आएगी 0 आएगी। अब देखो इसका मतलब होता है सर्कल आपस में क्या करते हैं टच करते हैं, ठीक है। तो इनकी ट्रांस कॉम्बिनेशन बनेगी नहीं, वो एक ही बनेगी और एक पॉइंट पर टच करेगी और इस पॉइंट की लेंथ कितनी होती है 0 लेंथ होती है इस प्रकार, ठीक है। बस खत्म। को जो दो सर्कल दे रखे हैं उनके ऊपर टेंजेंट बन रही है, मुझे उनकी इक्वेशन लिखनी है, वो मैं कैसे लिखूँ यार, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। आप क्या करो, आपने C1 फाइंड कर लिया, C2 फाइंड कर लिया, आपको यहाँ पे R1 पता होगा बेसिकली यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक R2 पता होगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो यार आप देख पा रहे हैं आपकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इस प्रकार, ये आपके कितने दो टेंजेंट यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन दो टेंजेंट है, वो किसी एक पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है। पॉइंट F पर टच कर रही है। अगर मैं इस पॉइंट F को फाइंड कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो TCTs है इस प्रकार, ठीक है, ठीक है, वो बेसिकली एक पॉइंट पर टच कर रही है। उस पॉइंट का नाम कितना है R पॉइंट है। अगर मैं उस R पॉइंट को फाइंड कर लूँ तो उस R पॉइंट देने वाली इक्वेशन में फाइंड कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो पहले मैं काम करता हूँ बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ R फाइंड करना, वो पॉइंट R निकालना है। तो आप बेसिकली C1 लिखो एंड C2 लिखो, बेसिकली यहाँ पे क्या है बेसिकली R लिखो, और आप याद कर लो कि आपका जो R पॉइंट है ना बेसिकली वो C1 C2 को R1 अनुपात R2 में डिवाइड करता है। तो आप R पॉइंट निकाल लोगे। जैसे मानो C1 का जो मान है 1,0 है और C2 का जो मान है 4,5 है इस प्रकार, ठीक है। तो आप सपोज मान लो R1 का जो मान है मान लो 2 है, R2 का मान 3 है इस प्रकार, ठीक है। तो R का मान कितना आएगा, R का मान आप देख पाओगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे आएगा 3 गुणा 1 3 और यहाँ पे 2 गुणा 4 मतलब 8 आएगा, बट्टा आएगा 3 और 2 5 बनेगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आप देख पाएंगे बेसिकली यहाँ पे 2 गुणा 5 10 और 3 गुणा 0 मतलब 0 बनेगा, बट्टे कितना आएगा 5 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं R का जो मान है कितना गया बेसिकली, तो 8 9 10 11 बटे 5 आ गया। और यहाँ पर आप देख पाएंगे बेसिकली 10 0 है तो 2 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो आपको R पॉइंट मिल गया। तो इक्वेशन टेंजेंट क्या हो जाएगी बेसिक, तो बनेगी y माइनस का 2 इज इक्वल टू m गुणा x माइनस का 11 बटे 5 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है। इक्वेशन में किसी भी एक सर्कल से अगर मैं कंडीशनल टेंजेंट यूज कर लूँ तो मुझे इस m का मान मिल जाएगा, तो मुझे टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करें पॉइंट F के बारे में। देखो C1 लिख लो यहाँ पे, C2 लिख लो यहाँ पे, और ये आपका जो पॉइंट है F है इस प्रकार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका जो F पॉइंट जो होता है वो C1 C2 को बेसिकली R1 अनुपात R2 में डिवाइड करता है, बट एक्सटर्नली डिवाइड करता है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मान कुछ ऐसे आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो क्या पहले आपको F फाइंड करना है और आपके टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी। इससे आपको पता होगा अगर आपके पास A पॉइंट है यहाँ पे, या आपका एक B पॉइंट है बेसिकली और एक C पॉइंट है इस प्रकार, ठीक है। ये मान लो x1 है y1 है, ये आपका x2 है y2 है, और ये आपको m अनुपात n में डिवाइड करा है। तो C का मान कितना होता है, C का जो मान होता है बेसिक होता है mx2 होता है, mx2 प्लस का nx1 बट्टो m प्लस n होता है, और यहाँ पर आता है my2 प्लस का n गुणा y1 बट्टो m प्लस n होता है इस प्रकार, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल याद करना, ठीक है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि यार मान लो कि यार A पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ पर एक B पॉइंट है इस प्रकार, ठीक है, और ये इसको एक एक्शनल पॉइंट डिवाइड कर रहा है, C पॉइंट है वो इसको m अनुपात n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आप याद रखना हमेशा m का मान n से बड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। m अनुपात n का मान इस प्रकार, ठीक है। और ये मान लो x1 है y1 है, ये आपका x2 है y2 है, C का मान निकालना, ठीक है। मैं यहाँ पे दिमाग लगा सकता हूँ, आप इस B को बाहर निकाल दो और B को यहाँ पहुँचा दो, ठीक है। तो मतलब मैं इस B को बाहर निकाल रहा हूँ और मैं इसको यहाँ भेजा हूँ, मतलब B' बन जाएगा। B का मान कितना बेसिकली x2 y2 है इस प्रकार, ठीक है। ये n इधर था और n उधर चला गया, मतलब यहाँ पे बेसिक माइनस का n बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप सिंपली बात है इस B को यहाँ से उठा दो और B चला गया वहाँ चला गया। अब आपको C का मान निकालना है। अब आप देखो क्या C का जो मान है वो E और B के बीच में आ गया, तो C का मान निकालो। C का मान कितना आएगा बेसिकली, तो देखो m गुणा x2 आएगा, m x2 आएगा, यहाँ पे माइनस का n गुणा x1 आएगा, माइनस का n x1 आएगा बेसिकली, बट m प्लस n है तो m n का मान तो माइनस का n है, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पे m गुणा y2 हो जाएगा, माइनस का n गुणा y1 माइनस का n गुणा y1 बट m माइनस का n आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल। ये सर्कल आपको दे रहे हैं इस प्रकार से और मुझे इनकी कॉमन टेंजेंट फाइंड करनी है, ठीक है। तो कॉमन टेंजेंट फाइंड करने से पहले आप पता लगाओ सर्कल दिखते कैसे हैं, ठीक है। बात करें सर्कल 1 की, सेंटर कितना होगा इसका, तो वो आप देख पा रहे हैं 6,4 है यहाँ पे। सर्कल 2 के सेंटर की बात करें यहाँ पे तो यार 2,1 दिख रहा है आपको, ठीक है, 2,1 दिख रहा है। R1 की बात करूँ यहाँ पे तो 6 स्क्वायर 36 प्लस का 4 स्क्वायर 16 माइनस का यहाँ पे 36 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे जो R1 का जो मान कितना गया 4 आ गया। R2 की बात करूँ यहाँ पे
तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस का 1 माइनस का सी का मान कितना 4 है, तो R2 का मान कितना 1 आ गया यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं कि C1 C2 का जो मान है वो कितना आ रहा है यहाँ पे, तो आ रहा है 6 में 2 का इसका मतलब 4 का इसका मतलब 16 आएगा, प्लस 4 माइनस 1 3 का इसके और 9 मतलब 5 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि C1 C2 का जो मान है 5 आ रहा है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि C1 C2 का जो मान है ना वो R1 प्लस R2 के बराबर है, ये 5 है और ये कितना है 4 प्लस का 1 है। अगर C1 C2 का मान इसके बराबर, इसका मतलब सर्कल जो टच करते हैं, टच कैसे करते हैं, ऐसे टच करते हैं इस प्रकार, ठीक है। और इनकी जो कॉमन टेंजेंट वो कौन कौन सी होगी, एक तो ये वाली कॉमन टेंजेंट होगी, एक ये होगी और एक ये होगी इस प्रकार, ठीक है। बट ये पूछ रहे मुझे वो टेंजेंट निकालनी है जो टचिंग द सर्कल इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। मतलब मुझे ओनली वो टेंजेंट निकालनी है जो बेसिक अलग अलग पॉइंट पर टच करती है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे ये निकालनी है, यहाँ पे और यहाँ पे ये निकालने, इसको नहीं निकालना, ये तो एक ही पॉइंट टच करती है ना, तो बस आपको इसके मान निकालने हैं, तो कुछ भी नहीं करना। ये जब आगे मिलेगी ना तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, ठीक है, आप उस पॉइंट को फाइंड कर लो और यहाँ से इक्वेशन और टेंजेंट निकालो इस प्रकार, ठीक है। अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आपके पास एक C1 है और एक C2 है। बेसिक यहाँ पे C1 का जो मान है बेसिक वो कितना है 6,4 है यहाँ पे, और C2 का जो मान है वो कितना है बेसिक यहाँ पे 2,1 है इस प्रकार, ठीक है। तो आगे एक पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पे, इस पॉइंट को मैं बेसिकली F मान लेता हूँ यहाँ पे, और इस F का जो मान है वो मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो F का मान कितना आएगा, ठीक है। तो R1 का मान कितना 4 है, R2 में 1 है, तो बेसिक इसको 4/1 में डिवाइड करता है बेसिक यहाँ पे, तो ये आपका 4 आएगा बेसिकली, ये आपके 1 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली बात है, इसको मैं F का मान निकालना पड़ेगा। तो F का मान कितना आएगा, देखो F का जो मान आएगा वो कितना आएगा बेसिक यहाँ पे, तो देखो 4 × 2 8 बनेगा, या माइनस का 1 × 6 माइनस का 6 बनेगा, बट आएगा 4 माइनस का 1 3 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे आएगा 4 × 4 4 × 4 1 × 4 माइनस का 4 बनेगा, माइनस का 4 बट यहाँ पे आएगा 4 माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 मतलब 3 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 6 8 2/3 2/3, 0 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो नाम आएगा वो 2,3, 0 आएगा। आप चाहो तो C2 को बाहर निकाल के उस तरीके से कर सकते हो, अगर आपको याद होता है अच्छी बात है, वरना आप डायरेक्ट याद कर सकते हो इस प्रकार, ठीक है। तो अब मुझे इक्वेशन और टेंजेंट निकालनी है, तो वो होती है y माइनस की 0 इज इक्वल टू m गुणा x माइनस का 2/3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन टेंजेंट है, और भी एक सर्कल से मैं COD बना दूँ यहाँ पे, तो मेरा काम हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मैं सर्कल 2 को ले रहा हूँ और मैं इसको ले रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास सर्कल 2 ये वाला है और इक्वेशन ये वाली है। तो अगर इसको ध्यान दें यहाँ पे सर्कल 2 कितना सेंटर कितना है 2,1 है, और रेडियस कितनी है बेसिक 1 रेडियस है, और इक्वेशन क्या है मेरी, ये इक्वेशन है बेसिकली y बराबर m × x माइनस का बेसिक 2m/3 है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं बेसिकली mx माइनस का y माइनस का 2m/3 इज इक्वल 0 है। थोड़ा और ध्यान दीजिए, ये बेसिक 3mx माइनस का 3y माइनस का 2m इज इक्वल 0 इस प्रकार, ठीक है। COD यूज करते हैं यहाँ पे, इसमें पुट कर दो वैल्यू का आप, तो आप देखोगे तो यहाँ पर आएगा 3m × 2, ठीक है, मतलब 6m बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ y का मान 1 है तो माइनस का 3 बनेगा, माइनस का यहाँ पे 2m बनेगा, √y का बेसिकली, तो ये आएगा बेसिकली 3m इसका मतलब 9m इसका रहेगा यहाँ पे, एंड प्लस यहाँ बन जाएगा बेसिकली y का जो मान है, ठीक है, मतलब 3 × 9 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और इज इक्वल टू आपके 1 बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6m - 2m मतलब 4m माइनस का 3, बट यहाँ पे 3 बार निकल जाएगा, ठीक है। तो अंदर बचेगा बेसिक 1 प्लस का m इसका बचेगा, और इज इक्वल टू 1 बन गया इस प्रकार, ठीक है। और 3 वहाँ चला जाएगा यहाँ पे, तो ये बचेगा 4m माइनस का 3 मॉड ऑफ 3 गुणा √1 प्लस का m²। मान तो यह होता है कि 4m माइनस का 3 इज इक्वल टू बेसिकली प्लस माइनस का 3 √1 प्लस m² होता है, ठीक है। कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा 4m - 3 का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा 3 × 9 बनेगा, यहाँ बनेगा 1 प्लस का m² बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 16m² प्लस का 9 बन जाएगा यहाँ पे, और बनेगा माइनस का 3 4 × 12 और 24m बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा आपके 9 प्लस का 9m² बन जाएगा, ठीक है। तो देखो 9 से 9 चलेगा यहाँ पे, यहाँ इसका 9 मतलब 7m² माइनस का 24m इज इक्वल 0 बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं m कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बन जाएगा बेसिकली 7m माइनस का 24 इज इक्वल 0 बच रहा है, m का मान 0 आ रहा है, और m का जो मान है 24/7 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। आपकी जो इक्वेशन टेंजेंट बेसिक होती है y माइनस का 0 इज इक्वल टू m गुणा x माइनस का 2/3 इस प्रकार, ठीक है। तो आपकी एक m का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है, और m का जो मान है 24/7 आ रहा है, तो आपकी टेंजेंट 1 जो है वो कितनी बनेगी y माइनस की 0 इज इक्वल m का मान 0 × x माइनस का 2/3 बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपके सब कुछ खत्म होकर y बराबर 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये आपकी टेंजेंट 1 है। बात करें टेंजेंट 2 की, तो वो है y माइनस की 0 इज इक्वल टू m का मान कितना है 24/7 माइनस का 2/3 और इज इक्वल टू, ठीक है। तो आप देख पाएंगे 7y इज इक्वल टू 24x माइनस का 8 है, तो 16 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बस ये आपकी टेंजेंट 2 बन जाएगी, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे।